Hello student, today we are going to start our new revenue systems, Rayatwari systems. As you all know that we have discussed about the permanent settlement and Mahalwari settlements. Permanent settlements was the fixed revenue systems, but it was not success in India. So the British East India Company introduced the Mahalwari systems, but it was not success. ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो जो महलवारी सिस्टम है वो नॉर्दर्न पार्ट में सक्सेस था, लेकिन अगर हम साउथर्न पार्ट की बात करें तो वहाँ पर जो एक सिस्टम शुरू किया गया था उसको कहा गया है रैयतवारी सिस्टम, और उसका जो दूसरा नाम है वो है मुंडो सिस्टम। क्यों पड़ा मुंडो सिस्टम? बिकॉज इट वॉज स्टार्टेड बाय थॉमस मुंडो। क्या था? इन ब्रिटिश टेरिटरी इन इंडिया जो रैयतवारी सिस्टम है वो साउथ में जो ब्रिटिश टेरिटरी थी वहाँ पर स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन क्या आता है कि ब्रिटिश साउथ में तो ब्रिटिश टेरिटरी थे ही नहीं, जो पार्ट्स टीपू सुल्तान द्वारा टीपू सुल्तान से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जैसे हैदराबाद था, हैदराबाद प्रेसिडेंसी थी वो छीन ली थी, वहाँ पर उन्होंने ये सिस्टम स्टार्ट किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज रैयत? रैयत होते क्या है? रैयत कौन होते हैं? स्मॉल कल्टीवेटर इन साउथ इंडिया। क्योंकि अगर हम नॉर्दर्न पार्ट की बात करें तो नॉर्दर्न पार्ट में तो जमींदारी सिस्टम था वो फेमस था, लेकिन साउथर्न पार्ट में जमींदारी सिस्टम नहीं था, इसलिए वहाँ पर जो स्मॉल कल्टीवेटर थे, जो पीजेंट थे, उन्हीं को रैयत कहा गया है। There were no traditional जमींदार, so the settlement was to be directly with the रैयत। क्योंकि जमींदारी सिस्टम नहीं था इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी? डायरेक्टली रैयत से, रैयत मीनिंग पीजेंट से ही रेवेन्यू लेती थी। और कैसे लेती थी? जैसे महलवारी सिस्टम में क्या होता था, उसके जो कलेक्टर होते थे वो विलेज टू विलेज जाते थे, उनकी जो फील्ड होते थे उनका मेजरमेंट करते थे। ऐसे ही यहाँ पर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो केयरफुली और सेपरेटली, मतलब महल में तो क्या था, महल का मतलब क्या था? महल मीन्स विलेज, पूरे गांव की सर्वे की जाती थी, लेकिन क्योंकि वो सिस्टम सक्सेसफुल नहीं हुआ था इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, जितने भी फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे, उनकी लैंड्स का अलग अलग सेपरेटली सर्वे किया। सर्वे करने के बाद उन्होंने उनका मेजरमेंट किया। मेजरमेंट करने के बाद ये डिसाइड किया कि किसकी फर्टिलिटी पावर ज़्यादा है, किसकी फर्टिलिटी पावर कम है। और जब उन्होंने ये कंप्लीट कर लिया उसके बाद जो रेवेन्यू असेसमेंट है वो लागू किया। जिसकी फर्टिलिटी पावर ज़्यादा थी वहाँ पर रेवेन्यू सिस्टम ज़्यादा किया गया, और जहाँ पर कम थी वहाँ पर कम लगाया गया। और रिवेन्यू था कलेक्टेड बाय द इंडिविजुअल सेपरेटली। क्या होता था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो डायरेक्टली जो पीजेंट थे, जो रैयत थे, उनके कॉन्टेक्ट में आती थी, उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। लेकिन क्योंकि हर एक चीज़ का इम्पैक्ट होता है, तो इम्पैक्ट क्या था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिडंट अफोर्ड टू इंक्रीज द फर्टिलिटी पावर्स ऑफ द fields. They are not fully aware about the peasants. नेक्स्ट क्या होता है कि जो किसान थे उनके लिए केवल रेवेन्यू देना ही मेन था। इसके लिए क्या हुआ कि अगर सपोज किसी टाइम फसल नहीं हुई, फसल खराब हो गई, ड्रोट हो गया, फेमिनाइन हो गया, लेकिन फिर भी किसानों को रेवेन्यू देना होता था। इसके लिए क्या होता था, वो जो मनी लैंडर होते थे, मनी लैंडर से पैसे उधार लेते थे, और पैसे उधार लेने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एज ए रेवेन्यू डिपॉजिट करवाते थे। तो इससे क्या होता है कि जो मनी लैंडर थे, सपोज अगर पीजेंट है वो अपना कर्जा वापस नहीं दे पाया मनी लैंडर को, तो जो मनी लैंडर है वो उनकी ज़मीन को सीज कर देते थे। सीज करने का मतलब है कि आज के बाद जो पीजेंट है वो इसके ऊपर खेती नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो एग्रीकल्चर नहीं करेगा तो वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेवेन्यू कहाँ से देगा। इसलिए उसका जो रेवेन्यू सिस्टम था वो धीरे धीरे खत्म होने लग गया। उनकी जो पैसे आमदनी जो होनी थी वो कम होने लगी। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन कर दिया। कमर्शलाइजेशन का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ समथिंग फॉर सेल्स इन द मार्केट, कि किसी भी चीज़ को मार्केट में सेल करने के लिए प्रोड्यूस करना। जैसे इंडिगो, जूट, टी और कॉफी। सपोज दिस इज द फील्ड, ये खेत है,
तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये कंपलसरी कर दिया था कि एवरी पीजेंट प्रोड्यूस द कमर्शियल क्रॉप्स ऑफ 1/3 ऑफ हिज फील्ड, अपने खेत के तीसरे हिस्से पर कमर्शियल फसल उगाएंगे। उससे क्या होता था, ना तो वो इनको खा सकते थे, ना वो अपने यूज में उनको ले सकते थे, तो वो तो एज इट इज क्या था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला जाता था। और धीरे धीरे क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था यूरोप में, तो इन चीज़ों की डिमांड है वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। तो क्या हुआ, किसानों को मजबूर किया गया कमर्शियल एग्रीकल्चर करने के लिए। तो क्योंकि हर एक चीज़ का किसी के फेवर में नहीं होती, इसलिए किसानों ने क्या किया, इसके अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया। रिवोल्ट क्यों किया, हार्श रिवेन्यू पॉलिसीज, क्योंकि अंग्रेजों की जो रिवेन्यू पॉलिसीज थी वो दिन प्रतिदिन इंक्रीज होती जा रही थी। जैसे पहले परमानेंट रिवेन्यू सिस्टम लगाया था, उसके बाद महलवारी कर दिया, उसके बाद रैयतवारी कर दिया। रैयतवारी में क्या था कि हर 20 ईयर्स के बाद जो रेवेन्यू पॉलिसीज है वो चेंज हो जाएगी। तो किसान थे, उन्होंने रिवोल्यूशंस कर दिया। रिवोल्यूशंस मतलब उन्होंने कह दिया कि आज तक जो हम पॉलिसीज फॉलो करते आ रहे हैं वो नहीं करेंगे। इसके लिए ये जो रिवोल्ट थे, जैसे संथाल रेबिलियंस रिवोल्ट जो 1855 टू 1856 था। नेक्स्ट था मराठा पीजेंट अपराइजिंग रिवोल्ट जो 1875 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट था चंपारण सत्याग्रह ऑफ 1970 दैट वाज स्टार्टेड फॉर द इंडिगो पीजेंट्स, क्योंकि किसानों ने कह दिया था कि आज के बाद हम अपने फील्ड के ऊपर इंडिगो प्रोड्यूस नहीं करेंगे। और नेक्स्ट था केरा खेड़ा सत्याग्रह दैट वाज स्टार्टेड इन 1918। तो दिस स्टूडेंट, दिस इज द रिवोल्ट, this is the reason of the revolts that was started by the peasant. Thank you.